नमस्कार दोस्तों। एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लासेस अपन कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें अपन एक क्लास कंटिन्यू कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको इजीली मिल जाएगी। दूसरी क्लास है आज, ठीक है। तो आज जो है कि अपन टंग और काफ़ी डाइजेस्ट सिस्टम के जो आगे के ऑर्गन हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में करेंगे। एक बार समझने के बाद आपको कभी भी इनको ऐसा नहीं होगा कि आप आज पढ़ लिए कल भूल गए। आपको यहाँ पढ़ने के बाद हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। जो टंग के बारे में देखिएगा, टंग के बारे में देखिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टंग जो होती है वो एक वॉलेंट्री मसल होती है। टंग जो है कि एक वॉलेंट्री स्केलेटल मसल होती है। वॉलेंट्री का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। जब अपन चाहेंगे तभी बोलेंगे, है ना। जब अपन चाहेंगे तभी बोलेंगे, बिना चाहे कभी नहीं बड़बड़ाएंगे। तो क्या है कि वॉलेंट्री मसल होती है। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये नंबर में एक होती है। ये नंबर में कितनी होती है? ये नंबर एक होती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि टंग के ऊपर बहुत सारे न्यूमरस यानी कि उभार होते हैं। जो टंग है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमरस यानी कि जो उभार नामक संरचना होती है, जिनको अपन क्या नाम देते हैं? इस उभार नामक संरचना को अपन पेपिला का नाम देते हैं। इस उभार नामक संरचना को अपन जो है कि पेपिला का नाम देते हैं। और जो पेपिला होते हैं ये नंबर में 3 होते हैं। पेपिला जो होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर मैं वन बाय वन आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले कौन सा होता है? ये वाला जो पेपिला होता है, ये कौन सा होता है? सरकमवेलेंट पेपिला। सरकमवेलेंट पेपिला। अगर दूसरे की अगर मैं बात करूँ, सरकमवेलेंट के बाद अगर दूसरे की मैं बात करूँ तो उसके बाद जो दूसरा पेपिला होता है वो कौन सा होता है? ये होता है फंजीफॉर्म पेपिला, है ना। कुछ उभार टाइप संरचना होती है जिनको अपन पेपिला का नाम देते हैं। और नंबर 1 जो अपन डिस्कस किया है वो होते हैं ऊपर के जो पेपिला होते हैं, ये पोस्टेरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको अपन ने क्या नाम दिया? इनको अपन ने दिया सरकमवेलेंट पेपिला। दूसरा होता है फंजीफॉर्म पेपिला। दूसरे नंबर का पेपिला कौन सा होता है? दूसरा नंबर का पेपिला होता है फंजीफॉर्म पेपिला, है ना। फंजीफॉर्म पेपिला, ठीक है। और फंजीफॉर्म के बीच बीच में पेपिला प्रेजेंट होते हैं। फंजीफॉर्म के बीच बीच में जो पेपिला प्रेजेंट होते हैं उनको अपन नाम देते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। उनको अपन क्या नाम देते हैं? उनको अपन नाम देते हैं फिलीफॉर्म पेपिला, ठीक है। फंजीफॉर्म पेपिला और फिलीफॉर्म पेपिला और सर्कमवेलेंट पेपिला, इन पेपिला का जो है कि इनके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। जो टेस्ट बड्स क्या काम करते हैं? किसी भी खाने को खाने के बाद उसका जो स्वाद आता है वो अपन को टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, कैसा है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ टेस्ट ऑफ टंग्स के बारे में। आपको बताना चाहूंगा मैं कि टंग के ऊपर कौन कौन सा टेस्ट आता है और किस किस जगह से अपन को कौन सा टेस्ट आता है। पहले इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले अगर अपन अब बात कर रहे हैं टेस्ट की, अब यहाँ टॉपिक डाल लेना, आप मत डालना अभी, क्योंकि क्या है कि आप लोगों की तो मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। टेस्ट की बात करूं मैं आपको तो सबसे पहले मैं आपको टिप ऑफ टंग के बारे में बताना चाहता हूं। टिप ऑफ टंग्स पे जो टेस्ट आते हैं वो कौन सा आता है दोस्तों? वो स्वीट एंड साल्टी टेस्ट। स्वीट और इसके साथ में जो साल्टी टेस्ट होता है ना, मीठा और कुछ नमकीन, मीठा और कुछ नमकीन जो टेस्ट होता है वो अपन को कहाँ पे आता है? वो अपन को टिप ऑफ टंग्स के ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर अपन लेटरल पार्ट की बात करें, अगर अपन इस लेटरल पार्ट की बात करें दोनों साइड के, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है दोनों साइड पे? सोर टेस्ट आता है। और सोर टेस्ट किसको बोलते हैं? जो खट्टा टेस्ट होता है ना, जो खट्टा टेस्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सोर टेस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मिडिल पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, इस मिडिल पार्ट पे अपन को कौन सा टेस्ट देखने को मिलता है? मिडिल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिएगा जो सबसे पहला होता है वो कौन सा होता है? मिक्स टेस्ट भी होता है इसमें, मिक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डिलीशियस टेस्ट, जो चटका, चटका जो टेस्ट आता है ना वो मिडिल पार्ट से भी आता है। तो डिलीशियस टेस्ट हो गया।
अभी आप लिखिएगा मत, मैं आपको बस डायग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए अलग से नोट्स बनाए हैं, मैं भी आपको उन्हीं में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तीसरे नंबर का जो होता है वो होता है उमामी टेस्ट। जो उमामी टेस्ट जो होता है वो अपन को मिडिल वाले पार्ट में देखने को मिलता है। उमामी टेस्ट का मतलब क्या होता है, कभी टमाटर खा के देखिएगा, कभी टमाटर खा के देखिएगा, तो पता चलेगा आप लोगों को कि उमामी टेस्ट कौन सा होता है। ठीक है। अपन बात करते हैं कड़वाहट की। अगर अपन कड़वाहट की बात करते हैं तो कड़वाहट का जो टेस्ट होता है, जो बिटर टेस्ट का जो नाम देते हैं, वो अपन को कहाँ पे देखने को मिलता है, वो टंग के पोस्टेरियर रीजन में देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे कि लेटरल जो पार्ट होता है, विच टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन लेटरल पार्ट, विच टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट। तो आपको वहां पे इजीली आंसर देना है कि एंटीरियर में जो है कि स्वीट और साल्टी टेस्ट जो है कि एंटीरियर में देखने को मिलता है, वहीं पे सोर टेस्ट जो है कि लेटरल में देखने को मिलता है। और अगर उमामी टेस्ट के बारे में या डेलिशियस टेस्ट के बारे में या मिक्स टेस्ट के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि ये मिडल पार्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको टंग की कुछ नर्व सप्लाई के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। उससे पहले अपन नोट्स में चलते हैं, जो डायग्राम अभी बताया है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नोट्स के अंदर देखिएगा आप, देखिए मैंने आपको बताया है कि टंग जो है कि एक स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटर और वॉलेंट्री मसल होती है, यानी कि जब अपन चाहेंगे तभी ये बोलेगी। यह नंबर में एक होती है। यह नंबर में कितनी होती है, नंबर में एक होती है। अगर किसी के दो हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। टंग के ऊपर बहुत सारे न्यूमरस उभार होते हैं जिन्हें पेपिला कहते हैं। मैंने बता ही दिया है आपको। पेपिला जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पेपिला कितने टाइप के होते हैं, पेपिला 3 टाइप के होते हैं। और नंबर 1 होता है उसमें सर्कमवेलेंट पेपिला। नंबर 1 कौन सा होता है, उसमें सर्कमवेलेंट पेपिला होता है। तो देखिएगा आगे, जो सर्कमवेलेंट पेपिला होता है यह टंग के पोस्टेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, यह टंग के पोस्टेरियर पार्ट में होता है और 10 से 12 नंबर में होता है। संख्या में 10 से 12 होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर का जो पेपिला होता है वो कौन सा होता है, वो फंजीफॉर्म पेपिला होता है और यह नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं। फंजीफॉर्म जो पेपिला होते हैं ये नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि इनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और उसके बाद जो पेपिला आता है वो कौन सा आता है, उसके बाद जो पेपिला आता है वो आता है फिलीफॉर्म पेपिला। उसके बाद जो पेपिला आता है वो कौन सा आता है, फिलीफॉर्म पेपिला। यह फंजीफॉर्म के बीच बीच में होते हैं और इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सर्कमवेलेंट के अंदर और फिलीफॉर्म दोनों के अंदर क्या होते हैं, टीबी यानी कि टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अपन बात करेंगे टेस्ट ऑफ टंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट ऑफ टंग्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो टंग का जो टिप पार्ट होता है, मैंने बताया था आपको डायग्राम में अभी कि टिप पार्ट कौन सा होता है। टंग का टिप पार्ट होता है, उसमें अपन को स्वीट और साल्टी बोले तो कुछ नमकीनी स्वाद देखने को मिलता है। अगर मैं लेटरल पार्ट की बात करूं, तो उसमें अपन को शो टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मैं मिडिल पार्ट की बात करूं, तो उसमें उमामी टेस्ट हो गया या मिक्स टेस्ट हो गया या डेलिशियस चटका जो टेस्ट होता है वो अपन को मिडिल पार्ट पे मिलता है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको टंग की नर्व सप्लाई के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। टंग की नर्व सप्लाई के बारे में देखिएगा। नर्व सप्लाई के बारे में देखिएगा। सबसे ये नर्व सप्लाई हो गया, या फंक्शन भी देख लीजिए इसको अपन नर्व सप्लाई बोले या फंक्शन बोले, क्योंकि नर्व सप्लाई के बारे में अपन पढ़ेंगे तो उसका फंक्शन भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको फंक्शन भी नाम डाल दीजिएगा इसका, या नर्व सप्लाई भी टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट। टंग का जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो यहां तक जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, ये जो सप्लाई होती है वो फेशियल नर्व के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, ये सप्लाई फेशियल नर्व के द्वारा होती है। और फेशियल नर्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये कौन सी होती है, ये 7th क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी होती है दोस्तों, 7th क्रेनियल नर्व होती है। 7th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जो पोस्टेरियर जो 1/3 पार्ट होता है, ये किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, पोस्टेरियर 1/3 जो पार्ट होता है ये ग्लोसोफेरिंजियल, ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ठीक है।
ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल पार्ट के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टाफ नर्स के पेपर में पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ऑफ टंग, विच टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ऑफ टंग्स। तो या तो आपको ऑप्शन में ग्लोसोफेरिंजियल देखने को मिलेगा या फिर फेशियल नर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको राइट आंसर क्लिक करके सही नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि टंग की नर्व सप्लाई के बारे में आपको बता दिया है। और नर्व सप्लाई के बारे में अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया है, टेस्ट के बारे में, यानी कि सेंसरी फंक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, अपन ने सेंसरी फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। दूसरा अपन बात करेंगे इसके मूवमेंट के बारे में। टंग का जो मूवमेंट होता है वो टंग का मूवमेंट किसके द्वारा होता है, कभी टंग इधर होती है तो कभी टंग इधर होती है। अभी टंग का जो मूवमेंट किसके द्वारा किया जाता है तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि टंग के मोटर फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगर मोटर फंक्शन की बात करूं तो मूवमेंट का जो फंक्शन होता है वो किस नर्व के द्वारा किया जाता है, तो वो जो है कि मैं आपको वो जो है कि हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। और हाइपोग्लोसल नर्व के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो होती है ये 12th नंबर क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी होती है, ये 12th नंबर क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, टंग की नर्व सप्लाई के बारे में इतना ही काफी है और इतना ही आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, नोट्स पे चलते हैं थोड़ा में देखिएगा, नर्व सप्लाई ऑफ टंग या फंक्शन ऑफ टंग, है ना, नर्व सप्लाई ऑफ टंग या फंक्शन ऑफ टंग में देखिएगा सबसे पहले देखिएगा सेंसरी फंक्शन के बारे में। सेंसरी फंक्शन के बारे में देखिएगा या टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अपन कि टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन सी नर्व के द्वारा सप्लाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा एंटीरियर 2/3 पार्ट। एंटीरियर 2/3 जो पार्ट होता है, सॉरी मैंने वहां 1/3 लिख लिया था बाय मिस्टेक, तो एंटीरियर 2/3 जो पार्ट होता है वो फेशियल नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है। और जो फेशियल जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, वो 7th नंबर क्रेनियल नर्व होती है। वो कौन सी होती है, 7th नंबर क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, जो पोस्टेरियर 1/3 पार्ट होता है, पोस्टेरियर 1/3 जो पार्ट होता है वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। और ग्लोसोफेरिंजियल जो नर्व होती है वो 9th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। वो कौन सी होती है, 9th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ऑफ टंग, तो या तो आपको फेशियल नर्व आंसर में होगा वहां पे या फिर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व आंसर में होगा। ठीक है, अगर अपन मोटर फंक्शन के बारे में बात करें कि मोटर फंक्शन जो होते हैं, जो टंग का मूवमेंट होता है वो किस नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वहां पे आपको जवाब देना है हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है वो 12th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अपन। फेरिंग्स जो होती है यह क्या होती है, यह एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। फेरिंग्स कैसी होती है, यह एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो लेंथ होती है, टोटल फेरिंग्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो होती है 12 से 14 सेंटीमीटर। 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, फेरिंग्स के जो है कि 3 पार्ट होते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है नेजोफेरिंग्स। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, नेजोफेरिंग्स होता है। और ये नेजल कैविटी के जस्ट पीछे का पार्ट होता है। नेजल कैविटी के जस्ट पीछे का पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों, इसलिए इसको नेजोफेरिंग्स नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का जो क्या है नेजोफेरिंग्स से है, वो नेजल कैविटी के पीछे है। दूसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, ओरोफेरिंग्स होता है। और ओरोफेरिंग्स जो होता है वो ओरल कैविटी, ये अपना माउथ है, और ये ओरल कैविटी के जस्ट जो पीछे का जो पार्ट होता है, ओरल कैविटी के जस्ट पीछे का जो पार्ट होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, उसको अपन ओरोफेरिंग्स के नाम देते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है लेरिंगोफेरिंग्स। तीसरा जो पार्ट होता है उसको लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। और एक और नाम होता है उसका हाइपोफेरिंग्स। एक और नाम कौन सा है तो दोस्तों हाइपोफेरिंग्स या लेरिंगोफेरिंग्स।
तो जो लेरिंगोफेरिंक्स होता है वो लेरिंग्स के जस्ट पीछे का पार्ट होता है, जो लेरिंग्स के जस्ट पीछे का पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया दोस्तों, लेरिंगोफेरिंक्स नाम दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा नोट्स में देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स जो होता है वो एक फन्नल शेप्ड ऑर्गन होता है, ये एक फन्नल शेप्ड ऑर्गन होता है ना, ये फन्नल इस प्रकार का होता है, तो ये क्या है, एक फन्नल शेप्ड ऑर्गन होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 12 से लेकर के 14 सेंटीमीटर होती है। फेरिंग्स की जो लेंथ होती है वो 12 से लेकर के 14 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है नेजोफेरिंक्स, यह नेजल केविटी के पीछे होता है। ये क्या होता है, नेजल केविटी के पीछे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेशन जो ट्यूब होती है, स्टेशन जो ट्यूब होती है वो नेजोफेरिंक्स में ओपन होती है। स्टाफ नर्स में पूछा गया एमसीक्यू, वेरी वेरी एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जो होता है वो ओरल केविटी के पीछे होता है। ओरोफेरिंक्स कहाँ पे होता है, ओरोफेरिंक्स जो होता है ओरल केविटी के पीछे होता है। और तीसरा जो होता है वो लेरिंगोफेरिंक्स होता है, और इसको हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है लेरिंग्स के पीछे होता है। ठीक है, एक इंफ्लामेशन होता है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इंफ्लामेशन होता है, एक फेरिंजाइटिस के नाम का इंफ्लामेशन होता है। इंफ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स क्या कहलाता है दोस्तों, फेरिंजाइटिस कहलाता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एमसीसी, मोस्ट कॉमन कॉज वो कौन सा होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। जो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो फेरिंजाइटिस इंफ्लामेशन कॉज करता है। अगर क्लिनिकल फीचर की अगर मैं बात करूं कि इसका क्लिनिकल फीचर कौन कौन सा होता है, तो फीवर, चिल्स, शॉर्ट थ्रोट या फॉल स्मेकिंग। फॉल जो स्मेलिंग आती है वो किसके द्वारा आती है, फेरिंजाइटिस के द्वारा, इंफ्लामेशन के द्वारा आती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी को। अब अपन इजोफेगस या फूड पाइप को डिस्कस करेंगे। अपन किसको डिस्कस करेंगे, अपन अब इजोफेगस या फूड पाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, उसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप, है ना। इजोफेगस को जो है कि फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसकी जो लेंथ होती है, इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होती है, ये कौन कितनी होती है, लेंथ जो होती है इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अपने नर्सिंग के फील्ड में 25, मेडिकल फील्ड में जो है कि 25 सेंटीमीटर जो अंक है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा जो ड्यूडिनम की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ड्यूडिनम की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। वहीं अगर मैं आपको बताना चाहूं कि डिसेंडिंग कोलोन की जो लेंथ होती है, डिसेंडिंग कोलोन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो भी 25 सेंटीमीटर होती है। और यूरेटर की जो लेंथ होती है, यूरेटर की जो लेंथ होती है वो भी कितनी होती है दोस्तों, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करना चाहूँ 45 सेंटीमीटर की, ये आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ याद रखने के लिए कि 45 सेंटीमीटर की अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि, तो ये आप ऊपर के पन्ने का जो ऊपर का कोना होता है उसमें ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है वो एक तो फीमर की होती है, फीमर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो भी होती है 45 सेंटीमीटर। और अम्बलाइकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 45 सेंटीमीटर। वहीं आपको बताना चाहता हूँ एनिमा केन की जो हाइट होती है, एनिमा केन की जो हाइट होती है वो भी कितनी होती है दोस्तों, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर जो अंक है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में काफी इंपॉर्टेंट अंक है। ठीक है, आगे देखिएगा इजोफेगस के बारे में, आगे देखिएगा आप लोग इजोफेगस के बारे में आगे देखिएगा। इजोफेगस की जो म्यूकोसा होती है, अपन बात करते हैं इजोफेगस की जो म्यूकोसा होती है वो म्यूकोसा किसकी बनी होती है, वो म्यूकोसा किससे बनी होती है, नॉन केरेटिनाइड स्क्वामस स्टेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। नॉन केरेटिनाइड स्क्वामस स्टेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा ये बनी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा इजोफेगस में जो है कि 2 टाइप के स्फिंक्टर होते हैं।
इजोफेगस में दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं। ऊपर वाले स्फिंक्टर को अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन देते हैं क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, ठीक है। और लोअर इजोफेगस, इसको अपर इजोफेगस स्फिंक्टर का नाम से भी जानते हैं, यूईएस, अपर इजोफेगस स्फिंक्टर। दूसरा जो होता है वो होता है लोअर इजोफेगस स्फिंक्टर, जो स्टोमक के ऊपर होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लोअर इजोफेगस स्फिंक्टर। और दूसरा इसका नाम होता है, वो होता है दोस्तों कार्डियक स्फिंक्टर। दूसरा नाम कौन सा होता है इसका, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि जो इजोफेगस की जो म्यूकोसा होती है वो नॉन केरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ये जो होता है ना, ये बहुत ही हल्का और नाजुक टिश्यू होता है। नॉन केरेटेनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये बहुत ही नाजुक टिश्यू होता है। कभी कभी क्या होता है, जो एक बेरेट इजोफेगस नाम की एक बीमारी होती है, मैं उसका आपने बताना चाहूंगा, मैं उसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि वो क्या होता है। उसमें इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि इजोफेगस म्यूकोसा जो होती है वो नॉन केरेटेनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा बनी होती है, ठीक है। इजोफेगस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जो अपर पार्ट में एक स्फिंक्टर होता है जिसको इजोफेगस अपर इजोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम होता है इसको क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, ठीक है। जो लोअर इजोफेगस स्फिंक्टर वो जो होता है ये वहां पे स्टोमक के ऊपर होता है, वो किस नाम से जानते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, अपन ने मान लीजिए कि मुंह के द्वारा कोई भी खाना खाया तो जस्ट वो खाना इजोफेगस में जाते ही ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बंद हो जाएगा तो खाना क्या है कि इजोफेगस से ऊपर नहीं आएगा, और जैसे ही खाना इजोफेगस के द्वारा स्टोमक के अंदर पहुंचा तो ये वाला स्फिंक्टर जो है कि बंद हो जाएगा, ताकि इजोफेगस से खाना जो है कि स्टोमक से जो है कि खाना इजोफेगस के अंदर ना आ पाए, इसलिए ये वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले अपन इजोफेगस की जो एनाटॉमी है उसको नोट्स में देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से है। जो इजेफेगस जो होता है उसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इजोफेगस जो म्यूकोसा होती है वो नॉन केरेटनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। इजोफेगस में जो है कि दो टाइप के स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। इजोफेगस के अंदर दो टाइप के स्फिंक्टर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सबसे जो पहला होता है वो कौन सा होता है, अपर इजोफेजियल स्फिंक्टर। अपर इजोफेजियल स्फिंक्टर जिसको क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है इसमें लोअर इजोफेजियल स्फिंक्टर। दूसरा कौन सा होता है, लोअर इजोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे आगे बेरेट इजोफेगस, क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेरेट इजोफेगस, जो कि एक गंभीर बीमारी होती है, जो कि क्या होती है, एक गंभीर बीमारी होती है, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें इजोफेगस की जो म्यूकोसा होती है, मैंने आपको बताया था कि नॉन केरेटेनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या होती है, इजोफेगस की म्यूकोसा, ये नॉन केरेटेनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से सिंपल कोल्यूमुलर एपिथेलियम टिश्यू में बदल जाती है, जिसको अपन मेटाप्लेजिया के नाम से भी जानते हैं, और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। अब ये सब क्यों होता है, मैं आपको डायग्राम से बताना चाहूंगा, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही अपन ने मुंह के द्वारा खाना खाया, जैसे ही अपन ने मुंह के द्वारा खाना खाया, वो इजोफेगस से होता हुआ कहाँ पे आया, वो इजोफेगस से होता हुआ कहाँ पे आया, स्टोमक के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब स्टोमक की जो म्यूकोसा होती है वो सिंपल कोल्यूमुलर एपिथेलियम से बनी होती है। इजोफेगस की जो म्यूकोसा होती है वो सिंपल कोल्यूमुलर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, सिंपल कोल्यूमुलर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे जो लोअर इजोफेगल जो स्फिंक्टर होता है वो किसी कारणवश जो है कि क्या हो जाता है, वो किसी कारणवश कमजोर हो जाता है, वो किसी कारणवश जो है कि कमजोर हो जाता है। अब ये कमजोर हो गया तो क्या होता है, इजोफेगस के स्टोमक के अंदर जो पीएच होता है,
स्टोमक का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है नेचर में। तो हाईली एसिडिक पीएच जो है कि कहाँ पे पहुंच जाता है, ये स्फिंक्टर कमजोर हो गया तो ये इस पीएच को जाने से नहीं रोक पाता है, और ये जो पीएच होता है ये इजोफेगस की म्यूकोसा में चला जाता है। ये पीएच जो है कि इजोफेगस की म्यूकोसा में चला जाता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब ये जाता रहेगा तो क्या करेगा, इजोफेगस की जो म्यूकोसा होती है इसको क्या कर देगा, इसको डैमेज कर देगा। इजोफेगस की म्यूकोसा को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, और ये डैमेज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाएगी। अभी इन्फ्लामेशन की कंडीशन होने की वजह से बार बार अगर ऐसा होता रहेगा तो इजोफेगस की जो म्यूकोसा है वो परेशान हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, अपने आप को नॉन केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से किसमें बदल लेगी, सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू के अंदर बदल देगी, जो कि पीएच, हाईली पीएच एसिडिक को, जो हाईली पीएच होती है उसको सहन करने की क्षमता रखती है, उसमें बदल जाएगी। तो ये जो बदलने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको मेटाप्लेजिया के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या होता है, जो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के अंदर बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया बोलते हैं। और जो मेटाप्लेजिया जो होता है वो क्या होता है, एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। मेटाप्लेजिया क्या होता है, एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। ठीक है, तो आप लोगों को आशा है कि इजीली समझ में आ गया होगा कि जब इजोफेगस का लोअर इजोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो कमजोर हो जाता है तो स्टोमक का जो फ्लो होता है वो एक्सप्लेड बाहर की तरफ आउट होने लगता है। कहाँ पे, इजोफेगस में आने लगता है, जिससे इजोफेगस डैमेज हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसकी वजह से इजोफेगस की जो म्यूकोसा होती है जिसको अपन नॉन केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है, और वो अपने आप को सिंपल कोल्यूमुलर एपिथेलियम टिश्यू में बदल लेती है। इस बात को मेटाप्लेजिया के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास है वो शाम को अपलोड हो जाएगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट क्लास अपलोड करने के लिए मोटिवेट देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।